हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे और हमेशा की तरह फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना को लेकर के अंडर द गवर्नमेंट स्कीम प्रोग्राम प्रोवाइडेड बाय ओनली एंड ओनली स्टडी IQ IAS हिंदी। तो यहाँ पर कई सारी योजनाएं जो हैं पिछले लगातार सेशन में हमने आपके समक्ष कवर करके रखी हुई हैं और आशा करते हैं कि आप सब लोगों ने उसे देखा होगा। इसकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी गई है गवर्नमेंट स्कीम की, आप वहां पर जाकर के पिछली समस्त 5 योजनाओं के ऊपर जो डिस्कशन किया गया है उसको आप देख सकते हो और उसका PDF वगैरह भी आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा जो इसमें मैंने लिंक दिए हुए हैं। आज जिस स्कीम के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है PM डिवाइन स्कीम। आप इसको देख सकते हो, डिवाइन लिखने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, DEVINE, इसका अलग अलग मतलब है और उसको अभी हम समझाएंगे। तो आज की जो चर्चा है वो PM डिवाइन स्कीम के ऊपर होने वाली है जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट के रूप में देखी जा सकती है। ठीक है, तो PM डिवाइन स्कीम क्या है, इसके ऊपर पूरी चर्चा रहेगी। आज की चर्चा का विषय जो है वो राज्य शासन विधि से संबंधित है। इसको हम पॉलिटी सब्जेक्ट से या राज्य व्यवस्था के सब्जेक्ट से देख सकते हैं, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। बाकी सरकारी योजनाओं और नीतियों के अंतर्गत तो हम इसे जानेंगे ही जानेंगे। क्या क्या चीजें आज हम लाइन अप करने वाले हैं इस सेशन में। सबसे पहले तो खबरों में क्यों है, इसके अलावा PM डिवाइन स्कीम क्या है, इसके लक्ष्य क्या हैं, और साथ ही साथ डिवाइन स्कीम जो है इसकी घोषणा क्यों की गई, उसके रीजन क्या हैं। इससे संबंधित कुछ डिपार्टमेंट्स हैं या दूसरे टर्म्स हैं जिनके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे, जैसे कि M डोनर की बात हो रही है, ये क्या है। इसके अलावा NESIDS ये क्या है, और साथ ही साथ NLCPR के ऊपर चर्चा हमारी रहेगी। इसके अलावा एक फंड के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे जिस फंड का नाम है नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड यानी NEVF। और लास्ट में हम देखेंगे कि विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना जो है वो क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे और अंत में एक क्वेश्चन भी आपके समक्ष उपस्थित होगा, आप जरूर उसका उत्तर दीजिएगा जिसके बारे में हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। फिलहाल बारी है पिछले सप्ताह में जो मैंने प्रश्न किया था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को आपको समझाया था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के साथ साथ तमाम सारी जो स्कीम्स मैंने कवर करी थी उसको यहां पर दिखाया गया था। तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन था पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश मीठा पानी बर्फ और हिमनद के रूप में मौजूद है, शेष मीठे पानी में सबसे बड़ा अनुपात किसका है। तो ये इसका सही उत्तर है, शेष जो बड़ा अनुपात है वो भूजल के रूप में मौजूद है, यानी पृथ्वी पर अधिकांश मीठा पानी जो है वो बर्फ के रूप में और हिमनद के रूप में है, ग्लेशियर्स के रूप में है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा भाग है वो ग्राउंड वाटर के रूप में मौजूद है। तो इस स्कीम को जरूर देखिएगा, उससे संबंधित जो दूसरे टर्म्स थे उसको मैंने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप एक बार जरूर गौर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कि ये जो स्कीम है ये चर्चा में क्यों है। दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है स्कीम का नाम यहाँ पर क्या है, स्कीम का नाम है PM डिवाइन। ठीक है, तो PM डिवाइन को सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये PM डिवाइन आखिर है क्या। देखिए PM ये टर्म स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री, इसके लिए ये तो आपको मालूम ही है। इसके अलावा DEV ये स्टैंड करता है डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट। ठीक है, तो DEV का मतलब हो गया डेवलपमेंट, और ये एक तरीके से PM डिवाइन का मतलब हो गया प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट फॉर ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है उसके लिए एक इनिशिएटिव का काम करता है, उसके लिए ये एक इनिशिएटिव है। तो यहां पर I जो है वो स्टैंड कर रहा है किसके लिए, इनिशिएटिव। ठीक है, तो I स्टैंड्स फॉर इनिशिएटिव, और किसके लिए मैंने बताया इनिशिएटिव है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए। तो N का मतलब हो गया नॉर्थ और E का मतलब हो गया ईस्ट। तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी भारत का जो हिस्सा है, उत्तरी पूर्वी भारत या उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है भारत का, उस क्षेत्र के विकास के लिए एक इनिशिएटिव है ये स्कीम जो कि प्रधानमंत्री के नाम से चल रही है। तो जब प्रधानमंत्री के नाम से चल रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसके बारे में हम यहां पर जान रहे हैं वो क्या है, एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है।
तो सबसे पहली बात तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, इसकी मंजूरी अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है, इसलिए काफी ज्यादा चर्चा में रही कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन पूर्वोत्तर के राज्यों में उनके जो अन्य राज्यों की तुलना में जो वहां पर मूलभूत ढांचागत सुविधाएं जिसको प्रदान करना जियोग्राफिकली अगर कहें तो उतनी इक्विवेलेंट नहीं है जितना अदर स्टेट्स में है, तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो उनको इक्विवेलेंट लाना, अन्य स्टेट्स के बराबर लाना, उसके लिए एक अलग से इनिशिएटिव को प्रकट करने वाली ये स्कीम है। तो इसकी मंजूरी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है। और इसके अगर हम कार्यान्वयन की बात करते हैं या कार्यान्वयन अवधि की बात करते हैं, यानी कि कब तक स्कीम मोस्ट प्रोबेबली रहेगी, तो इसके लिए आप 15वें वित्त आयोग के जो बचे हुए 4 वर्ष हैं, वैसे तो 2020 से लेकर के 2025 तक 15वें वित्त आयोग का एक कार्यकाल लमसम माना जाता है, लेकिन आप ऐसे मान सकते हैं जो 2022-23 से लेकर के 2025-26 तक का जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल तक के लिए इनिशिएटिव जो है ये इसेंशियल रहेगा, या यूं कह सकते हैं इफेक्टिव रहेगा, जिसके लिए तकरीबन 6,600 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। और ये आपने जो गवर्नमेंट का बजट देखा था, लास्ट बजट जो इस साल का है, उसमें भी इसके बारे में, इसके डेवलपमेंट के बारे में, इस स्कीम के बारे में फंडिंग की बात करी गई थी। तो 6,600 करोड़ रुपए के परिव्यय से ये पूरा का पूरा जो स्कीम है वो लॉन्च किया जा रहा है, जिससे हम पूर्वोत्तर के जो जगहें हैं उनको हम लोग टारगेट्स कर सकते हैं। और एक सेक्टर के लिए नहीं, मल्टी सेक्टर ग्रोथ के लिए हम इसको इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है किसी एक क्षेत्र में हम जो उसका पिछड़ापन है उसको इनिशिएट करें। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं पीएम डिवाइन आखिर है क्या। मतलब पीएम डिवाइन के बारे में जो चीजें मैंने आपको बताई उसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। सबसे पहले वित्त पोषण की अगर हम बात करें तो इसका वित्त पोषण जो है पूरी तरीके से 100% केंद्र का है इसमें वित्त पोषण। ठीक है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 100% फंडिंग के तहत दी गई योजना है। ज्यादातर सेंटर स्टेट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें 60-50, 60-40 का रेशियो या फिर कुछ इस तरीके का रेशियो रहता है, लेकिन क्योंकि ये जो स्पेशल कह सकते हैं कि ये जो राज्य हैं पूर्वोत्तर के, इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, तो गवर्नमेंट ने इनको बाकी राज्यों के बराबर या समकक्ष लाने के लिए 100% फंडिंग की बात करी है, यानी कि पूरी तरीके से सेंट्रल ओन्ड स्कीम है और इसमें केंद्र का ही 100% खर्चा जो है वो आएगा। जैसे 6,600 करोड़ रुपए की जो बात करी है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार देगी। इसको लागू करने वाली एजेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो इसको इंप्लीमेंटेशन करने की जो जिम्मेदारी है वो डिपार्टमेंट, यानी डोनर जो यहां पर लिखा हुआ है, डीओ का मतलब हो गया डिपार्टमेंट ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ, ये एक तरीके का डिपार्टमेंट है जो डेवलप करेगा, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, तो इसको हम लोग डोनर के रूप में भी बुला रहे हैं, ऐसा इसको नाम दिया गया है। आपको मालूम है बीजेपी की सरकार में जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं वो किसी न किसी बेसिक नाम का एक कह सकते हैं कि जो वो एक्सप्लेनेशन होता है वो लेकर के आते हैं, यानी कि एक सूक्ष्म रूप लेकर के आते हैं किसी बेसिक नाम का। जैसे आपने अर्थ गंगा देखा तो उसमें अर्थ का अलग नाम था जो पिछली स्कीम मैंने आपको बताई थी। तो वैसे ही डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये जो एजेंसी है या ये जो कह सकते हैं कि जो संस्था है, इसके द्वारा इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, जिसको सहयोग प्राप्त होगा उत्तरी पूर्वी परिषद यानी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल या दूसरे जो सेंट्रल मिनिस्ट्रियल्स हैं या मिनिस्ट्रीज हैं और जो एजेंसीज हैं उनकी सहायता से ये डोनर जो है ये जो है इसका इंप्लीमेंटेशन करेगी, इस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन करेगी, जिसमें सरकार की 100% फंडिंग आपको लगते हुए दिखाई दे रही है। अवधि की बात मैंने आपको करी ली थी कि जो 15वां जो वित्त वर्ष है, जो वित्त आयोग का जो वर्ष है, 15वां वित्त आयोग का जो बचा हुआ शेष जो 4 वर्ष है उसका ये टेन्योर लेकर के चल रहा है, यानी कि 2022-23 से अगर देखा जाए तो 2025-26 तक चल रहा है। अब यहां से क्योंकि वित्त आयोग की बात आई है तो 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अध्यक्ष जो है वो कौन है। और दूसरा मुझे बताइए कि जो वित्त आयोग है वो संविधान में किस अनुच्छेद के तहत गठन करने की बात करी जाती है और इसका गठन कौन करता है। ये 3 प्रश्न है, इसका गठन जो है वो कौन करता है।
तो मुझे लगता है कि आप बड़ी आसानी से इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। आप लोग जरूर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। परिव्यय के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि 6,600 करोड़ रुपए का इसमें परिव्यय किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने ओवरऑल आपको बताया कि गवर्नमेंट स्कीम जो यहां पर है इसके बारे में क्या है। उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत सारी चीजों को टारगेट कर रहा है, जैसे कि वहां की चाहे शिक्षा हो, ठीक है, चाहे जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार, इसके अलावा जो भी नवाचार हैं, नवाचार, इन सब को टारगेट करने की बात इस स्कीम के अंतर्गत करी गई है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, महिलाओं को एक तरीके से मेन स्ट्रीम से जोड़ना, जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनसे इनको जोड़ना और उसके लिए डेवलपमेंट स्कीम्स लेके आना। तो महिलाओं के लिए विकास कार्यक्रम जो है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तमाम सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं जो इस लक्ष्य को साधित करती हैं, इसके उद्देश्य को साधित करती हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें आप डिवाइन स्कीम जिसको आप कर रहे हैं, डिवाइन स्कीम जो है INE, ये जो डिवाइन स्कीम है इसके अंतर्गत जो काम किया जाएगा उसमें एक खास बात यह है कि इंजीनियरिंग खरीद निर्माण यानी EPC पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये EPC पॉलिसी क्या है? इंजीनियर प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन। अब देखिए जरा ये क्या है, इंजीनियर प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या है? इस चीज को इंप्लीमेंट करते हुए इसके उद्देश्यों को साधित किया जाएगा। मतलब इसमें गवर्नमेंट की तरफ कोई ज्यादा रिस्क ना रहे किसी प्रकार के फेल्योर का या दूसरी तरीके की चीजों का। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका जो घर है वो है तो आपका, लेकिन क्या इसका निर्माण आप करते हैं? आप कहेंगे नहीं, आप इसका निर्माण नहीं करते हैं, आप इसके लिए इन्वेस्टमेंट केवल देते हैं, यानी इसके लिए जो धन है वो आप संचित करके इसमें लगाते हैं, लेकिन इसका निर्माण कौन करता है? इधर सामान्य प्रक्रिया के तौर पर देखा जाए तो आपके अपने घर का निर्माण एक इंजीनियर के द्वारा या एक ठेकेदार के द्वारा कराया जाता है। ठेकेदार, तो ठेकेदार क्या करता है? वो पूरे उसकी चीज की मैपिंग करता है, बताता है कि कितनी कितनी चीजें रख सकती हैं, और आप उसे क्या बताते हैं कि भाई हमें इतने समय में घर तैयार करके देना है और मेरे पास इतने रुपए का फंड है, इतने रुपए के फंड में इतनी एरिया का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए इतने समय के अंदर आपको हमारा मकान बना के देना है, इसके लिए आपको कितना खर्चा चाहिए। ये डील होती है किसी भी ग्राहक और ठेकेदार के बीच में, और ठेकेदार का कर्तव्य होता है कि उस निश्चित अमाउंट और निश्चित समय सीमा के अंतर्गत ग्राहक द्वारा की गई डिमांड को पूरा करे। इसके ऊपर एक एग्रीमेंट किया जाता है। कई बार ऐसे एग्रीमेंट भी होते हैं कि यदि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी पेनाल्टी जो है वो ठेकेदार के ऊपर लगती है। तो गवर्नमेंट के साथ भी यही है। EPC की योजना का इंप्लीमेंटेशन का मतलब यहां पर यही है कि इस क्षेत्र में, जैसे मान लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, स्कूल्स के डेवलपमेंट की बात हो रही है, प्लेग्राउंड डेवलपमेंट करने हैं, या फिर हम किसी अस्पताल की बात करते हैं, वहां पर प्लेग्राउंड जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनको डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? किसी ठेकेदार को, किसी एजेंसी को यहाँ पर EPC जो है वो योजना के तहत लेकर के आएगी। मतलब हम आपको फंडिंग देंगे, आप उतने बना करके दीजिए। खराब होगा, कुछ भी ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होती है, और अगर समय से पूरा नहीं कर पाते तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। तो इस चीज को यहाँ पर यूज किया गया है। तो मैं आपको जो समझा रहा हूं वो शायद आपको समझ में आया होगा। मैंने बताया कि इसके अंतर्गत जितनी प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा, ठीक है, जिससे कि जो नुकसान है गवर्नमेंट का वो कम से कम हो सके। और क्योंकि ये जब आप जवाबदेही करने लगते हैं किसी भी चीज की, सरकार के प्रति ये ठेकेदार जो है वो जवाबदेही हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तमाम सारी एजेंसीज हैं, ज्यादातर जो गवर्नमेंट्स के काम होते हैं और इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कोई काम होते हैं उसमें कोई ना कोई विशेष प्रकार की जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो ठेकेदारी लेती हैं गवर्नमेंट से और तय समय पर उसको पूरा करके देती हैं। तो वही चीज यहां पर भी लागू होगी। अब अगर हम PM डिवाइन के लक्ष्यों की बात करें, आखिर किन चीजों को टारगेट किया जा रहा है इस स्कीम के माध्यम से, अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि इस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन उस प्रकार से होगा या उसका कन्वर्जेंस इस प्रकार से किया जा सके जैसे PM गति शक्ति योजना का है। PM गति शक्ति योजना के बारे में जरूर आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको भी अगली स्कीम के तौर पर लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, तो हम आगे आपको PM गति शक्ति के बारे में बताएंगे। ये एक प्रकार से विशेष मॉडल है जिसमें जो कह सकते हैं स्वदेशी निर्माण की जो बात है वो यहाँ पर करी जा रही है। लगभग 1.2 ट्रिलियन US के इन्वेस्टमेंट की बात इसमें करी गई थी, और इसमें बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, जो इसके अंतर्गत लाभान्वित होती हैं।
तो उसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को भी यहां पर देखे जाने की बात करी जा रही है। साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यानी एनईआर का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो भी बेसिक जरूरतें हैं, ठीक है, उनके आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन इस योजना का एक और लक्ष्य है। मतलब वहां पर जितनी भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होने हैं वो सब जो है इस पीएम डिवाइन स्कीम के अंतर्गत लाए जा सकते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में करे जाएंगे। साथ ही साथ युवाओं और महिलाओं के लिए उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है, उनकी लिवलीहुड के लिए उसको बढ़ाया जा सके, उनकी आजीविका के नए नए अवसर वहां पर खोजे जा सके। नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट है वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के द्वारा किया जा सके, ऐसा कुछ इन सब चीजों का यहां पर इस योजना में ध्यान दिया जा रहा है। और तमाम सारे डेवलपमेंट्स के जो गैप वहां पर देखने को मिलते हैं, मसलन मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो इस प्रकार का रीजन है जहां पर किसी भी चीज को आप आसानी से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में तमाम सारी जो स्कीम्स आती हैं उन स्कीम्स को अगर हम पर्टिकुलर रीजन में देखें और ऐसी ही स्कीम्स को दूसरे अदर रीजन्स में देखें तो वहां पर ये स्कीम बड़ी तेजी से काम करती हैं, यहां पर ये स्कीम काम नहीं कर पाती हैं। तो जो भी डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा जो इंप्लीमेंटेड जो वर्क है वो एक लॉन्ग टर्म वर्क हो जाता है, एक लंबा गैप लेकर के आता है, सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो जो भी चीज आधी अधूरी है उन सब चीजों को फुलफिलमेंट करने का इस स्कीम के अंतर्गत प्रोग्राम दिया गया है। मतलब हमें यहां पर लचर व्यवस्था नहीं लेकर के आनी है कि भाई ये स्कीम है या फिर हम उसमें दुहाई दें, ये तो रीजन ही ऐसा है, यहाँ पर आसानी से काम नहीं हो सकता है वगैरह वगैरह। तो विभिन्न क्षेत्रों के विकास अंतराल जो है यानी डेवलपमेंट का जो गैप है उस डेवलपमेंट गैप को फुल किया जा सकता है इस स्कीम के द्वारा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इसके बारे में कि पीएम डिवाइन की घोषणा जो है वो क्यों करी गई है, यानी इसकी घोषणा के क्या औचित्य हो सकते हैं, इनसे क्या क्या लाभ जो है वो हमको देखने को मिल सकता है। अगर हम पीआईबी की रिपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो पीआईबी के अनुसार यहां पर एक आंकड़ा लिखा हुआ है कि जो बुनियादी न्यूनतम सेवा है यानी बेसिक मिनिमम सर्विसेज, बीएमएस का मतलब है बेसिक मिनिमम सर्विसेज। तो बेसिक मिनिमम सर्विसेज जो हैं जो होनी चाहिए किसी स्टेट में, यानी कि एक सामान्य तौर पर जो सरकार की तरफ से प्रदान की जाने वाली जो सुविधा होनी चाहिए, सर्विसेज जो होनी चाहिए, पीआईबी ने अपने आंकड़ों में यह बताया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में वो एवरेज से भी ज्यादा बिलो है। मतलब गवर्नमेंट की अप्रोच वहां पर शायद पिछले वर्षों में उतनी ज्यादा नहीं रही है, ऐसा यहां पर जो पीआईबी है उसकी रिपोर्ट्स का कहना है। तो एक तरीके से अगर यहां पर देखा जाए कि अगर ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो बेसिक सर्विसेज हैं वो बेसिक सर्विसेज बिलो एवरेज हैं, तो उसे एटलीस्ट एवरेज और फिर इक्विवेलेंट टू अदर स्टेट लेकर के आया जाए, क्योंकि दूसरे राज्यों में जितनी मिलती हैं। ऐसे में तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट रीजन पिछड़ा ही रहेगा, अन्य स्टेट जो है वो ग्रो करते रहेंगे। तो आफ्टर ऑल ओवरऑल जो इंडिया की ग्रोथ है वो कैसे होगी, है ना। एक जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास में, तो हमें हर एक स्टेट को इक्वली लेकर के चलना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। तो ये एक बात ये हो गई। इसके अलावा नीति आयोग की बात कर लें या फिर यूएनडीपी की बात कर लें या एम डोनर की बात कर लें, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात कर लें, इनके द्वारा नॉर्थ ईस्ट रीजन के जिला सतत विकास लक्ष्य, यानी कि जिसको आप एसडीजी बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनको बोला जाता है, सूचकांक 2021-22 के जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार जो विकास अंतराल है यानी डेवलपमेंट गैप जो है वो बहुत ही क्रिटिकल यानी कि बहुत ही नाजुक अवस्था में है। और ये चीज जो है न सिर्फ आपका नीति आयोग कह रहा है, ठीक है, न सिर्फ नीति आयोग कह रहा है बल्कि यूएनडीपी भी कह रहा है और एम डोनर भी कह रहा है, एम डोनर भी। तो इन सब के अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हैं वो बहुत क्रिटिकल स्टेज में हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट किसी न किसी स्कीम के द्वारा दिया जाना जरूरी था, जिससे कि वो जो लक्ष्य हैं, जो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक जो मिनिमम सर्विसेज इत्यादि हैं और जो दूसरे सस्टेनेबल गोल्स के जो व्यूज हैं वो इक्वल ले करके आए जा सकें दूसरे स्टेट्स के बराबर। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये रखा गया। तो मैं जब आपको ये बता रहा हूं कि आखिर इसकी घोषणा के औचित्य क्या है, तो औचित्य यही है, ऐसा करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ना तो ये यहां पर मिल रहा है, ऊपर से इस चीज के समर्थन में ये आंकड़े बताते हैं कि वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो उनका जो डेवलपमेंट गैप है स्कीम्स के द्वारा अलग अलग, वो बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति में यानी प्रॉपरली पूरा कभी होता ही नहीं है। तो इस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ इसकी जो घोषणा है कि ऐसा किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, इस तरीके की चीजों की घोषणा, या यूं कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसकी घोषणा
केंद्रीय बजट 2022-23 में करी गई थी। और अब इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है या जो सेंटर गवर्नमेंट है वो अपने द्वारा जो मैनिफेस्टो उनके द्वारा जो तैयार किए गए थे, उनके द्वारा जो लक्ष्य साधित किए गए थे कि अगले 5 साल में हम ये करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक और चीज को वो पूरा करते हुए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो हमने वादा किया था वो हम उसको पूरा कर रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि जो पीएम डिवाइन स्कीम है, पीएम डिवाइन जो स्कीम है, इसमें हम जो करंट में चल रही दूसरी सेंट्रल या स्टेट जो प्लान्स हैं उनको इसके साथ मर्ज कर देंगे और मर्ज करके इसको चलाएंगे, ऐसा इसमें नहीं करा गया। इसमें यह कहा गया कि मौजूदा केंद्रीय और राज्य की जो योजनाएं हैं ये उसके विकल्प के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी। हाँ, जब हमने ये बजट में इसकी घोषणा करी थी तो इसका इनिशियल स्टेज वहां पर शुरू किया था और उस समय जो भी चीजें नहीं पूरी हो पाई थी उसको जरूर हम इस योजना के अंतर्गत कवर करेंगे। यानी ऐसी चीजें जो इस लक्ष्य के साथ में जुड़ रही हैं उनको जोड़ा जाएगा, लेकिन दूसरी स्कीम्स इसके साथ जुड़ करके नहीं चलेंगी। यानी दूसरी स्कीम को खत्म करके इस स्कीम को नहीं लाया जाएगा, वो स्कीम्स जैसी पहले चल रही थी उनको वैसे ही चलाया जाएगा। तो ये कुछ मैंने आपको विशेष बातें बताई। अब हम जानेंगे इसमें कुछ टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे एम डोनर की बात हो रही है, तो ये क्या है इसके ऊपर चलिए चर्चा कर लेते हैं। एम डोनर क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं, फुल फॉर्म इसका वही है, मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है ये किस चीज का, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास के लिए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब यहां पर इस क्षेत्र में यानी कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं या योजनाएं हैं, ठीक है, उसका निष्पादन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, ठीक है, और उन योजनाओं पर निगरानी रखने से संबंधित ये डिपार्टमेंट है। मतलब ये डिपार्टमेंट, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये जो मंत्रालय है पर्टिकुलरली, जैसे मैंने आपको बताया कि पीएम डिवाइन स्कीम चलने वाली है, तो पीएम डिवाइन स्कीम कैसे चलेगी, ठीक है, यानी कि इसका निष्पादन किस प्रकार से होगा, इसके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इसके प्लानिंग क्या है, इन सब के ऊपर निगरानी रखने का काम जो है वो कौन कर रहा है, वो एम डोनर कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी दृष्टि क्षेत्र से के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। मतलब इसका एक व्यू है कि जो भी सोशियो इकोनॉमिक जो सेक्टर्स हैं उनको हम तेजी से बढ़ावा दे सकें, उनमें हम गति दे सकें और देश के बाकी हिस्सों के साथ विकास में समानता का ये जो राज्य हैं वो आनंद ले सकें, ऐसी लक्ष्य जो है इसके ऊपर साधित किए जाते हैं। तो यही चीज मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई है। आई होप कि आपको एम डोनर जो है वो क्लियर हो गया होगा कि एम डोनर जो है ये एक मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, DONER। तो एक तो छोटी सी चीज आपके मन में ये क्लियर हो गई कि आखिर ये एम डोनर इस स्कीम को क्यों इंप्लीमेंट कर रहा है। शुरुआत में मैंने बताया था ना कि यही इंप्लीमेंट करेगा और इसके साथ जो दूसरी एजेंसीज हैं, जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो भी सपोर्ट करेंगी। जैसे कि मान लेते हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो इसमें सपोर्ट करेगी, स्वास्थ्य मंत्रालय इसमें सपोर्ट करेगा, कृषि मंत्रालय इसमें सपोर्ट करेगा, तो वो सारे जो एजेंसीज हैं वो इसमें सपोर्ट जरूर करेंगी, लेकिन इसकी निगरानी इन्हीं के अंतर्गत करी जाएगी। साथ ही साथ हम दूसरे टर्म्स को भी समझेंगे। एक टर्म यहां पर आ रहा है NESIDS, तो इसके बारे में जानेंगे। पहले इसका जरा फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये NE का मतलब वही हो गया नॉर्थ ईस्ट, NE का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। S का मतलब हो गया स्पेशल, स्पेशल, ठीक है। ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, D का मतलब हो गया डेवलपमेंट और S का मतलब हो गया स्कीम। तो ये स्कीम क्या है, अब जरा देखिए, इस स्कीम का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट में विशेष रूप से जो मूलभूत ढांचे हैं, आधारभूत ढांचे जो जिनको हम कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कह सकते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए स्कीम यहां पर लेकर के आई गई है। अब वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो यह सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना के रूप में अनुमोदित है और इसमें केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना के रूप में अनुमोदित है तो सरकार का 100% फंडिंग इसमें जो है वो इन्वॉल्व होता है। यानी कि ये स्कीम भी पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरीके से फुली ओन्ड है, ठीक है, और उसी की तरह संचालित किया जाए, उसी तरह फंडेड है, फुली फंडेड है। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, तो किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी जा रही है उसको अगर हम देखें तो जो भी भौतिक बुनियादी ढांचे की परियोजना के रूप में जो चीजें आती हैं उसमें ये इन्वेस्टमेंट करता है, यानी उसके डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब ये भौतिक बुनियादी ढांचे की परियोजना का मतलब क्या हो गया, यानी ऐसी बेसिक चीजें जिनमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है।
फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जल आपूर्ति की बात करते हैं, आपको पंपिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, नीचे जो है जल में जल स्तर के अनुसार आपको जो है वहां पर खुदाई करनी पड़ेगी, जो पंप है वो फिट करना पड़ेगा, पंपिंग स्टेशंस बनाने पड़ेंगे, सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो भी इस तरीके के फिजिकल जो कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें आपने देखा कि जलापूर्ति की बात करी जा रही है, बिजली कनेक्शंस वगैरह की बात करी जा रही है, और जो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो टूरिज्म से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो जो पर्यटन से संबंधित जो कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाले स्रोत हैं, जैसे कि आप किसी प्रकार से रोपवे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वहां पर जाने के लिए, तमाम प्रकार से एडवेंचरस एक्टिविटीज होती है, तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स के इस्तेमाल की जरूरत होती है। तो उन सब चीजों के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें ये इससे फंडिंग जो है वो करी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो प्राइमरी और मीडिएटरी सेक्टर्स के जो से संबंधित जो सोशली डेवलपमेंट के जो कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जिसमें आप शिक्षा और स्वास्थ्य को रख सकते हैं, प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र से संबंधित जो सामाजिक बुनियादी ढांचे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी इस स्कीम के तहत जो है वो फंडिंग की जाती है, और ये फंडिंग 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहेगी, यानी भारत सरकार की तरफ से रहेगी। ठीक है, यानी कि इसमें राज्य का कुछ नहीं लेना देना है, इसमें राज्य का कुछ नहीं लेना देना है, इसमें केंद्र की तरफ से ही पूरी तरीके से फंडिंग की जाती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम जानेंगे NLCPR के बारे में। ठीक है, अब हम जानेंगे NLCPR के बारे में। इसका फुल फॉर्म आइए पहले देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेस या पूल ऑफ रिसोर्सेस, ये इसका फुल फॉर्म है, पूल ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल फॉर रिसोर्सेज, ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई थी। इसके बारे में चलिए जरा जान लेते हैं। ये आप यहां पर देख सकते हैं, नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज इसका फुल फॉर्म है। ये आपने फुल फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले देख लिया इसका। ठीक है, ये फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। ये स्कीम 1998 में जो पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग जो बनती थी, तो योजना आयोग के द्वारा इंप्लीमेंटेड थी। यानी उस समय नीति आयोग तो थी नहीं, तो नीति आयोग की जगह ये योजना आयोग थी, तो उसके द्वारा रिकमेंडेड ये एक स्कीम थी जो 1998 में लाई गई थी। लेकिन बाद में आगे चल करके इस स्कीम को डोनर के तहत जो है वो मर्ज कर दिया गया था। कब मर्ज कर दिया गया था? 2001 में। और डोनर क्या है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनी जिसे आप एम डोनर के नाम से जानते हैं। तो ये 1998 में बनने वाली जो स्कीम है, इसको मर्ज कर दिया गया, या यूं कह सकते हैं कि इसको रिप्लेस कर दिया गया है। नॉट मर्ज करना एक सही शब्द नहीं है, इसको रिप्लेस कर दिया गया, हस्तांतरित कर दिया गया। हस्तांतरित किसके द्वारा कर दिया गया? यानी जो इसके एम्स और जो भी चीजें थी वो सारी चीजें अब उसको सोक कर लिया किसने? पीएम डोनर ने। ठीक है, तो अब पीएम डोनर उस चीज को इंप्लीमेंट करता है। इसके तहत अगर हम देखते हैं तो जो NLCPR योजना है, इसका उद्देश्य क्या था? राज्य सरकारों द्वारा जो प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिकता वाली जो योजनाएं हैं उनको मंजूरी देकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के अंतर को भरना है, विकास के अंतर को भरना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर स्कीम जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, PM डिवाइन, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का काम कर रही है, लेकिन उसमें तमाम सारी चीजें जो हैं उसका वाइड एरिया है। जबकि यहां पर आप देख सकते हैं इसमें राज्य सरकारों द्वारा जो प्राथमिक क्षेत्र वाली जो परियोजना है उसको मंजूरी देने के लिए और डेवलपमेंट गैप जो है उसको भरने के लिए स्कीम लाई गई थी 1998 में। ठीक है, NLCPR योजना के तहत परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के वार्षिक बजटीय आवंटन प्राप्त होता था। यानी कि इसको जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको जो इसके डेवलपमेंट के लिए जो पैसा मिलता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट की में बजट में हर साल अनाउंस किया जाता था। अब इसमें पार्टिसिपेशन था, यानी ये पूरी 100% अगर हम कह सकते हैं तो इसमें सहायता अगर केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है तो ऐसा नहीं था। ऑलमोस्ट 100% जरूर कह सकते हैं, क्योंकि 90:10% इसका जो है साझेदारी इसमें इन्वेस्टमेंट की होती थी। यानी सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से इस प्रकार के चीजों के डेवलपमेंट के लिए 90% और राज्य सरकार की तरफ से 10% जो वित्त है उसको लगाया जाता था। और जो 90% है इसके बारे में अनाउंसमेंट हर बार बजट में केंद्र सरकार की तरफ से किया जाना तय किया गया था। तो ये चीज आप इस योजना के तहत देख रहे हैं जो कि NLCPR योजना के अंतर्गत पहले चलता था। ठीक है,
अब हम नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड के बारे में जानेंगे, इसे हम NEVF के नाम से जान रहे हैं। अब ये क्या है नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो योजना है बेसिकली अगर देखा जाए, यानी NEVF जो है, जिसमें हमने आपको बताया इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड जो है, ये क्या करता है, ये वास्तविक रूप में डोनर और NEDFI इसका मर्जिंग है। मतलब NEDFI क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनको मिला करके बनाया गया है क्या, NEVF। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो NEVF की शुरुआत जो है इनिशियली 100 करोड़ की फंडिंग के साथ करी गई थी, और इसका उद्देश्य ये है कि इसमें जो ये 100 करोड़ रुपए के साथ शुरुआती धनराशि के साथ जो इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, इसमें टारगेट ये रखा गया कि जितने भी प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप, जो नए नए एंटरप्रेन्योरशिप हैं, उसको उसके लिए फंडिंग की जाए, और जो स्टार्टअप्स प्रोग्राम्स हैं, स्टार्टअप जो प्रोग्राम्स हैं वो, और इनके थ्रू होने वाले जो नए नए एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उसमें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये NEVF फंड का इस्तेमाल किया गया था। ये फंडिंग प्रोवाइड करते थे। जैसे सपोज दैट आप किसी प्रकार से कोई नया स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, और वो एक नया स्टार्टअप विशेष है, मतलब स्पेशल है, यूनिक है, यूनिक स्टार्टअप्स के लिए अगर इस चीज को लेकर के अगर आप आ रहे हैं, तो सरकार अगर उसे अप्रूव करती है तो इसके तहत आपको फंडिंग यहां पर मिलती थी। ठीक है, तो इसमें भी कुछ सेक्टर्स रखे गए थे, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं तो इसमें खाद्य प्रसंस्करण वाला जो एरिया है, अगर आप इससे संबंधित किसी प्रकार से स्टार्टअप को लेकर के आ रहे हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है उससे संबंधित कोई हो, पर्यटन से संबंधित हो, IT विभाग से संबंधित हो, बेसिकली इन क्षेत्रों में इनको ज्यादा टारगेट किया गया था। इन क्षेत्रों में अगर किसी प्रकार से आप कोई स्टार्टअप या कोई एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर रहे हैं, ठीक है, या किसी प्रकार से कोई न्यू इन्वेस्टमेंट यहां पर लेकर के कोई आ रहा है, और या फिर कोई ऐसे अवसर प्रदान कर यहां पर जा रहे हैं जो अद्वितीय हैं दूसरे तरीके से अगर देखा जाए, तो उसमें गवर्नमेंट आपको वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार थी। तो फंड का लक्ष्य यहां पर यही था। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसके बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त उत्तर पूर्व के ग्रामीण आजीविका परियोजना के बारे में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप PM डिवाइन की बात कर रहे हैं तो इसको भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना, ठीक है, इसका उद्देश्य जो है ये क्या था, इसका उद्देश्य था 4 पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और जो सबसे वंचित जो क्षेत्र हैं उसके ग्रामीण आजीविका के जो लोग हैं, उस क्षेत्र के रहने वाले जो ग्रामीण, उनकी आजीविका के लिए उसमें सुधार करना। मतलब इसमें महिलाओं को टारगेट किया गया है, इसमें बेरोजगारों को टारगेट किया गया है, बेरोजगार जो युवा हैं उनको टारगेट किया गया है, साथ ही साथ जो पर्टिकुलर रीजन के ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो सबसे वंचित क्षेत्र हैं तमाम सारी सुविधाओं से, उनकी स्थिति में उनका जो आजीविका है, उनकी आजीविका में सुधार के लिए इस प्रकार की जो स्कीम है वो लाई गई थी, जिसे उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना कहा गया था, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग भी करी थी। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो ये शुरुआत में 4 स्टेट्स के लिए शुरू करी गई थी। 4 पूर्वोत्तर राज्यों की बात यहां पर करी गई है। वो कौन कौन से हैं? एक था मिजोरम, एक आपका त्रिपुरा है, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, और एक और है मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, और आपका एक और योजना है, एक और राज्य है जो कि है सिक्किम। ठीक है, तो मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम, ये इन 4 राज्यों में इस जो सेक्टर है जो मैंने आपको बताया है, इसमें इंप्लीमेंटेशन के लिए उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना लाई गई थी। अब ये जो प्रस्तावित योजना है इसके 4 प्रमुख घटक थे, यानी जिस सेक्टर में इसको कार्य करना है। एक तो सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, इसके अलावा आर्थिक सशक्तिकरण, साझेदारी, विकास और प्रबंधन के लिए, और परियोजना प्रबंधन के लिए इस योजना को लेकर के आया गया था, जो उस पर्टिकुलर रीजन के इन 4 राज्यों के मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम के महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और जो वंचित क्षेत्र थे उनमें विकास के लिए लेकर के आया गया था ये प्रोग्राम। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो सब समझ में आई होंगी इस स्कीम के तहत। अब समय है आज के प्रश्न का। चलिए जानते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तरी पूर्वी राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम एशियाई विकास बैंक, उत्तरी पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना UNDP, या फिर उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र उत्तरी पूर्वी परिषद, और नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपको बताना है कि इनमें में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब आप ऐसे समझिए कि यहां जो ये विकास कार्यक्रम है इनको फंडिंग देने वाली एजेंसीज कौन कौन सी हैं।
ये फंडिंग देने वाली एजेंसीज है, जैसे एडीबी है, यहाँ पर यूएनडीपी है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो कौन है जो सही तरीके से मैच नहीं है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और इसका सही उत्तर आप अगले सेशन में हमारे साथ जरूर पाइएगा। और साथ ही साथ इसका सही उत्तर आपको मिल सकता है हमारे इस टेलीग्राम से जुड़ करके। आप इस टेलीग्राम में जुड़ने के लिए इसको स्कैन भी कर सकते हैं, आराम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां से आपको इसकी पीडीएफ भी प्राप्त हो सकेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसमें तमाम सारे प्रोग्राम्स आपके लिए आ चुके हैं, देख सकते हैं आप, इसमें गवर्नमेंट स्कीम और ऑर्गेनाइजेशन, ये दो नए प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने, यानी कि स्टडी IQ IAS हिंदी ने आपके लिए दिए हैं। तो आप जरूर से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी बताइए। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।